क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? गाल्टन, हल, वुंट या वाटसन ने? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, वुंट ने। अब देखते हैं कि कितने लोग ये सारे क्वेश्चन भी गलत करते हैं। तो चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी वुंट ने। ये जर्मनी के चिकित्सक थे, दार्शनिक थे, प्रधानाध्यापक थे, विल्हेल्म मैक्सिमिलियन वुंट। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना। आपको बता दें, ये प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। प्रायोगिक, ध्यान दीजिएगा, प्रायोगिक मनोविज्ञान के ये जनक माने जाते हैं। और सन 1879 में 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसके बाद मनोविज्ञान को एक बहुत ही आदर के साथ समझा जाने लग गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं समझना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो अगर आपके 100% तैयार हो जाते हैं तो समझिए आपका वो क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पूरा चैलेंजिंग वीडियो है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन ए सही हो जाता है, परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार, और प्रथम शिक्षक जो पूछा जाता है, प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? उसकी माता होती, माँ होती है। परिवार में ही सबसे पहले बालक अपनी जो फंडामेंटल नीड होती है और अपने रिश्तों को वो जानना प्रारंभ करता है। तो परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है, और उसकी प्रथम जो शिक्षिका होती है वो माँ होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर, वातावरण या परिवेश पर, विद्यालय का वातावरण या समाज? बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है मुख्यतः निर्भर करता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, माता पिता पर। बालक के प्रारंभिक विकास पर उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं, और इन्हीं का असर बालक पर पड़ता है सबसे ज्यादा। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या करना पड़ता है? साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। क्या ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन डी, निर्धन परिवार के वे बच्चे जो छोटे परिवार से संबंधित होते हैं, वे अपना विकास और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर वातावरण और परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। परिवार छोटा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ऑप्शन था। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन बी, किशोरावस्था। आपको मैंने कल भी बताया था, स्टैनले हॉल का जो कथन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, तो उसी आधार पर है बाल विकास की सबसे जो जटिल और कठिन अवस्था किशोरावस्था है। एक और कथन है किलपैट्रिक का है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो किशोरावस्था आपका सही ऑप्शन होता है, बी। किशोर फिल इन द ब्लैंक का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्त, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन डी सही हो जाता है, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है, जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप धारण कर लेती है। ये सारी चीज़ें ये किशोर अनुभव करते हैं। किशोरावस्था में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं
जो हम पढ़ते हैं कि किशोरावस्था में ये सारे लक्षण दिखते हैं, तो उसमें से एक होता है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है? 14 वर्ष की देविका है, अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। स्वनियंत्रित, ऑप्शन बी स्वायत्तता। ठीक है, तो ये जो देविका है 14 वर्ष की है, तो ये किस में है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में, एडोलेसेंस स्टेज में है। तो इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। कोल्सनिक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। तो ये स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रही है, अपने आप से पृथक, यानी कि स्वायत्तता चाहती है, ऑटोनॉमी चाहती है, ये विकसित कर रही है खुद से ही। अगला, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? सामाजिक विकास, शारीरिक, संवेगात्मक या कोई नहीं? अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही हो जाता है, संवेगात्मक विकास। खेल के माध्यम से बालक का सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक तीनों क्षेत्रों का विकास होता है। और यदि वह खेल के माध्यम से अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो यह संवेगात्मक विकास होगा। जबकि अगर सहयोग हुआ, सौहार्द आदि की भावना विकसित होती है तो यह सामाजिक विकास होता है। शारीरिक, उसके शरीर का विकास, ये बहुत ही क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, चलिए आराम से पढ़ लीजिए, आपको हम 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। देखिए, बच्चे का उचित सामाजिक और संवेगात्मक विकास के लिए मतलब तभी संभव है जब ये समझा जाए कि बच्चे को मतलब इंपॉर्टेंस दी जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए और उसे उचित एनवायरनमेंट दिया जाए। जब भी बच्चे को आप सेंटर में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये मनोविज्ञान कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को केंद्र में रख करके जब आप कुछ भी करेंगे तो उसका विकास अच्छे तरीके से होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा तभी उसका विकास अच्छे तरीके से होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको बताना है चारों विकल्प में। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अंडाणु, शुक्राणु, ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाएगा। अंडाणु शुक्राणु दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं जायगोट। फिर उसमें जब आगे डिवीजन होता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। फिर इसके बाद में ये जब यहां से युग्मनज बनता है, फिर इसके बाद यहां पर युग्मनज बन गया, ये अंडाणु मिलते हैं, फिर यहाँ पर शुक्राणु मिल जाता है। ठीक है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण जब जायगोट में आपस में यहाँ पर मतलब ये स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज वगैरह स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर जब डिवीजन स्टार्ट हो जाता है फिर आगे शिशु के बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर होगा, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी स्थिर, वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू। जब भी हम वातावरण की बात करेंगे, आपको यही हमें बताना था, वातावरण की जब बात करेंगे तो ये गत्यात्मक पहलू के अंतर्गत आएगा, लेकिन जब आनुवांशिकता की बात करते हैं तो स्थिर पहलू के अंतर्गत आता है।
ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। आनुवांशिकता जो हेरिडिटी होती है वो स्थिर होती है, लेकिन जो वातावरण होता है ये गत्यात्मक होता है। आपको दोनों चीजें हमको यहाँ पर बतानी थी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? वेरी गुड, 7 से 12 वर्ष, 12 से लेकर के वयस्क तक, या 2 से 7, या जन्म से 2 वर्ष। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है, एक मूर्त अनुभव और कॉन्सेप्ट से। ऑप्शन ए 7 से लेकर के 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष की अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बालक की जो 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या हम कहते हैं ठोस संक्रिया अवस्था, जिसमें बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव जो प्रत्यक्ष में वो देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट से होती है। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लग जाता है, तर्क लगाना शुरू कर देता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पियाजे की अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पियाजे आते जरूर हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है, स्कीमा। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को स्कीमा का नाम दिया। पियाजे ने बालक के ज्ञान को स्कीमा से निर्मित माना है। स्कीमा ये ज्ञान की ऐसी इकाई है, ज्ञान की मूल इकाई है, जिसका प्रयोग पहले के अनुभवों को मतलब जोड़ने के लिए किया जाता है, जो नए ज्ञान के आधार का काम करती है। यानी कि नए ज्ञान के लिए हम पुराने ज्ञान से होकर के आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है स्कीमा का जो ज्ञान होता है, जिसका प्रयोग हम पहले के अनुभवों को, जो हमारे पास पहले के अनुभव होते हैं, उसको हम जोड़ने का काम करते हैं। फिर जो जैसे हमें नया कुछ सीखना होता है, पुराने को हम जोड़ जोड़ करके सीख करके एक नया ज्ञान हम सीखने की तरफ बढ़ते हैं। ये स्कीमा होती है जो हमारी मेमोरी में, जो हमारे अंदर वो फीड हुई रहती पहले से ही। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ए, समावेशी शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु पूरा करते हैं, वे सभी, आप ये कह सकते हैं कि मतलब उन सभी को पढ़ाई से जोड़ना है। समावेशी शिक्षा की जो वकालत की गई थी, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर वे सभी बालक जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु पूरा करते हैं, चाहे वे मतलब दुर्लभ वर्ग के बालक हो, निशक्त बालक हो, या अन्य किसी अधिगम अक्षमता से संबंधित हो, सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए, एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मतलब सभी बच्चों को एक छत के नीचे शिक्षा दी जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समूह से हो, किसी भी स्टेटस से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको, क्या है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन या समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। देखिए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो जब तक तार्किक चिंतन नहीं कर पाएंगे, गणित के सवालों को कैसे समझ पाएंगे, ना हल कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों के वे संसाधन समृद्ध हों जो चिंतन और तर्क में, चिंतन और तर्क, क्योंकि गणित एक ऐसा है, चिंतन और तर्क इसमें होना चाहिए। अमूर्त की संकल्पना कर सके, अमूर्त के बारे में सोच सके और उनका व्यवहार कर सके, समस्याओं को सूत्रबद्ध करने और सुलझाने में उनकी सहायता कर सके। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य में, यही चीज़ें हैं।
जो एनसीएफ 2005 मानता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक, एक से अधिक ना, ऑप्शन बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हावर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना हो करके बहुप्रकारी होता है। भाई बहुत प्रकार का होता है, बहुत प्रकारी होता है। इन्होंने कुल 7 तरह की बुद्धि बताई है और ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के जो एक्टिव होने के ढंग हैं अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है किसके? आरबी कैटल, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया ना। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, वंशानुगत कारकों के तुल्य है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। आरबी कैटल के अनुसार तरल बुद्धि का जो निर्धारण होता है वंशानुगत कारकों के द्वारा होता है। तरल बुद्धि का जो निर्धारण होता है वंशानुगत कारकों के द्वारा होता है और ये प्रौढ़ावस्था में उम्र के साथ घटती है। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि से मतलब है तर्क के आधार पर, हमने आपको कल ही बताया था, तर्क या तरल और ठोस बुद्धि दोनों का अलग अलग मैंने बताया था। तो तरल बुद्धि का मतलब है तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करना, और ठोस का है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करना। किसके आधार पर? तर्क के आधार पर। क्लियर हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, वंशानुगत कारकों के तुल्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रायड, अल्पोर्ट, कैटल या आइजैक? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, फ्रायड। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी सही हो जाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जब बालक के अंदर एक अपोजिट अट्रैक्शन होता है, जैसे बालक है तो अपने माता के प्रति, बच्ची होती है अपने पिता के प्रति, तो इस परिवर्तन को फ्रायड के द्वारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, घर को माना जाता है। भाषा शिक्षण की जो प्रथम पाठशाला है वो घर को माना जाता है। बच्चे घर के सदस्यों द्वारा बोले गए शब्दों का अनुकरण करते हैं और उसे बोलने का प्रयास करते हैं। बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं और उसका मतलब अनुकरण करते हैं। कहने का मतलब बच्चे जो कुछ भी घर से सीखते हैं उसे अपने व्यवहार में लाते हैं। धीरे धीरे वे बोलना सीख जाते हैं और फिर धीरे धीरे और भी एक्टिविटीज वो करना घर से ही स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष कौन सा नहीं है? वेरी गुड, ऑप्शन बी, धीमी या तेज गति से बोलना। वाणी दोष का मतलब है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना कह पाना। कहने का मतलब स्पष्ट रूप से अपनी बात ना कह पाने का कारण होता है हकलाना, तुतलाना, शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना। ये सभी धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं होता है, बल्कि परिस्थितिजन्य ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है कि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप कभी धीरे बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, लेकिन वाणी दोष की कैटेगरी में ये नहीं आता है। हकलाना हुआ, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण ये हो गया, हकलाना तुतलाना हो गया, तीव्र अस्पष्ट वाणी ये हो गया, लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या मतलब होता है? व्यापक मूल्यांकन से हम क्या मतलब समझते हैं? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन।
सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्द का मतलब होता है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। इसके साथ साथ जो और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उसका भी, यानी कि खेल के मैदान से लेकर के कक्षा कक्ष तक की पूरी जो हमारी मतलब मूल्यांकन, जो हमारा पूरा मूल्यांकन होता है वो व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए कैसा? बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, गृह परीक्षा या लिखित और मौखिक परीक्षा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के शैक्षिक और सहशैक्षिक सभी पक्ष शामिल होते। कहने का मतलब विद्यार्थी के कक्षा कक्ष से लेकर के खेल के मैदान तक की सभी एक्टिविटीज का मूल्यांकन इसमें होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में। नेक्स्ट है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती कहे जाते हैं। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, पिछड़े। धीमी गति से सीखने वाले बालक जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी प्राकृतिक क्षमता से काफी नीचे होती है, पिछड़े बालक के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से कौन से पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? अपने प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, ये पिछड़े हुए बालक की विशेषता में है। सामान्य विद्यालयी कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, ये भी है। अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते, करेक्ट है। कम बुद्धि रखते हैं, ये विकल्प सही नहीं होता है। तो ये पूछा जा रहा है कौन सी विशेषता नहीं, तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है। ठीक है, पिछड़े वर्ग के बालकों के पास ये आवश्यक नहीं कि उनकी बुद्धि कम हो, क्योंकि बुद्धि का निर्धारण बालक के सामाजिक या आर्थिक पिछड़ेपन पर निर्भर नहीं होता है। आर्थिक रूप से अगर बच्चा पिछड़ा हुआ है तो ये थोड़ी ना कि उसके पास बुद्धि नहीं है। सामाजिक रूप से उसमें पिछड़ापन है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास बुद्धि कम है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है, ये प्रत्यास्थी है। ऑप्शन यहां पर हमारा बहुत ही क्लियर सा सी सही हो जाता है, सृजनात्मक है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न, अलग अलग सोचते हैं बच्चे, उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते, क्रिएटिव होते हैं, जिनमें क्रिएटिविटी होती है। ऐसे बालक किसी समस्या पर अलग तरीके का चिंतन करते हैं, उस अलग तरीके के चिंतन को हम कहते हैं अपसारी चिंतन। अब अपसारी चिंतन क्या है, आपको हम वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अपसारी और अभिसारी चिंतन 5 मिनट का वीडियो है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे बालक किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं और उसका एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। अपसारी चिंतन करेंगे, नया समाधान प्रस्तुत करेंगे और यह नवीनता उस बच्चे के लिए या संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी हो सकती है। तो कहने का मतलब अलग अलग सोच वाले पैटर्न ये सृजनात्मक बच्चे की पहचान करते हैं। जो सृजनात्मक होगा, क्रिएटिव होगा, वही तो अलग अलग चीजें क्रिएट करेगा, बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। विचारणा नीति यानी कि शिक्षार्थी के द्वारा जो सोचने समझने के तरीकों के कारण अधिगम शैली में भिन्नता पाई जाती है। विचारणा नीति सोचने समझने की नीति, सोचने समझने से मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो शिक्षार्थियों के द्वारा जब सोचने के तरीके अलग अलग होंगे तो उनकी अधिगम शैली में अंतर होगा। क्लियर, बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये माइंड में रखना है आप लोगों को। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अधिगम का पठार, प्रेरणा की सीमा, यहां पर पूछा जा रहा है कारण नहीं है। विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा,
ज्ञान की सीमा, वेरी गुड। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, विद्यालय का असहयोग, यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। सीखने की मात्रा और समय, अब समय के साथ कितना सीख रहे हैं उसके आधार पर जो एक चित्र बनाया जाता है, रेखा चित्र, उसे ही हम कहते हैं, उस रेखा चित्र पर जो हमें वक्र मिलता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्रों में कभी कभी ये देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग जो है बहुत ही कम उन्नति को प्रदर्शित करता है, बहुत ही कम नगण्य, उन्नति होती ही नहीं, रुक जाता है। तो इस भाग को हम कहते हैं, इस प्रकार के भाग को क्या कहते हैं हम, अधिगम का पठार कहते हैं, अधिगम का पठार कहते हैं। बात समझ में आई? अधिगम पठार बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो सीखने वाला है, अधिगमकर्ता की आवश्यकता कैसी है, आवश्यकता होगी तो सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। ध्यान, अगर वो ध्यान लगा रहे तभी सीख पाएगा, तभी उसमें उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगी। रुचि, उत्साह, वातावरणीय जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से भी पठार आ जाता है। थकान होता है, मनोशारीरिक सीमा होती है, ज्ञान की सीमा होती है, लेकिन विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण, अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, लक्ष्य है, ऑप्शन सी। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। थॉर्नडाइक ने दिया था ना प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में पाया कि बिल्ली भोजन रूपी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही कई बार ये प्रयास और त्रुटि करती है। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो वो प्रयास ही नहीं करती, जब प्रयास नहीं करती तो त्रुटि होती ही नहीं, और फिर फाइनली वो लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाती है। इसीलिए थॉर्नडाइक ने लक्ष्य को प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु माना है, केंद्रीय तत्व माना है। लक्ष्य, अगर आपके एग्जाम में कभी पुनर्बलन आ जाता है तो वो भी सही होगा, लक्ष्य कहिए या पुनर्बलन कहिए, दोनों एक ही है। लक्ष्य या विकल्प में पुनर्बलन आ जाता है तभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिल जाए। भाई लाइक तो कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, बिल्कुल भी फ्री है, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करके पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, हिम्मत से पढ़ना है, एक सीट आपकी पक्की करनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर, थॉर्नडाइक, पैवलव या स्किनर। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, थॉर्नडाइक। अभी मैंने आपको बताया सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया, इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे, और इसे किस नाम से जाना जाता है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। इसके लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस जानवर पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार त्रुटि करते रहने से धीरे धीरे कार्य करने की मैच्योरिटी आ जाती है और इंसान अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण या मित्रतापूर्ण होना चाहिए? अब आप कहेंगे कि शांत होना चाहिए। अब आसान सा क्वेश्चन भले, लेकिन रिप्लाई बहुत अलग अलग आएगी। सही रिप्लाई आपकी आ जाती है ऑप्शन डी, कक्ष का वातावरण मित्रतापूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन आसान सा देखने मिला, अरे ये कौन सा क्वेश्चन, गलत करके हम चले आए, यही होता है लास्ट में, ये गलती हो जाती है। तो मित्रतापूर्ण होगा, ये नहीं कि कक्ष का वातावरण शांत होना चाहिए। कक्ष का जो वातावरण है सहयोगात्मक और मित्रतापूर्ण होना चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया वहां पर होनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सके। जब तक सहयोगात्मक वातावरण नहीं होगा, मित्रतापूर्ण वातावरण नहीं होगा, तब तक शिक्षक और छात्रों के बीच इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक छात्र अपनी समस्या को नहीं पूछ सकते। जब तक अपनी समस्या शिक्षक के सामने छात्र नहीं रख सकते, तब तक कुछ हल निकलने वाला नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती या दूरवर्ती स्तर? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, दूरवर्ती स्तर। तो शिक्षण अधिगम का जो स्तर है 3 होता है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर। स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। फिर ये परावर्ती रिफ्लेक्टिव लेवल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना, क्या सबसे जरूरी है? वेरी गुड, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, ऑप्शन बी। श्यामपट्ट लेखन का सबसे महत्वपूर्ण घटक लेखन में स्पष्टता होती है, जिससे कि छात्र श्यामपट्ट पर लिखी गई विषय वस्तु को आसानी से और अच्छी तरीके से कम समझ तो सके, पढ़ तो सके, आसानी से सुगमतापूर्वक को पढ़ सके। अच्छी लिखावट का क्या मतलब है? स्पष्ट ही नहीं है, बड़े अक्षर में लिख दिए, छोटे अक्षर, इसका कोई मतलब नहीं। जो भी लिखाओ स्पष्ट लिखाओ, समझ में आ जाए, पढ़ा जा सके। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे अनुमति देंगे? अनुमति नहीं देंगे, गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। विकल्प डी सही हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन था और रिप्लाई आपको थोड़ा सा समझ करके देनी चाहिए। कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु से अगर हट करके प्रश्न पूछा जाता है तो अध्यापक द्वारा कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना सबसे बढ़िया होता है, जैसे कि कक्ष के शिक्षण प्रक्रिया में किसी प्रकार का अवरोध ना आए और एक तरीके से डिसिप्लिन वे में शिक्षण कार्य चलता रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, क्योंकि उससे रिलेटेड है नहीं तो सभी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो हू हल्ला करेंगे, मतलब कक्षा में अनुशासन मेंटेन नहीं होगा। तो बच्चे के अंदर उत्सुकता है, जानने की चाह है, तो शिक्षक को ही वो बताना है, तो शिक्षक बाद में बताएं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है। सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था, युवावस्था या परिपक्वता अवस्था। ऑप्शन ए बाल्यावस्था हेतु। बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। तो बाल्यावस्था की आयु में बालक को सीखने के लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब चंचलता बहुत अधिक होती है, मन में अस्थिरता होती है, समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उनमें अधिगम कार्य बहुत ही धीमी गति से होता है भाई, बहुत ही मंद होता है। खेल विधि के द्वारा बच्चों में अधिगम प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और धीरे धीरे वो सीखने की कोशिश करते हैं। खेल के माध्यम से वो आसानी से सीख जाते हैं किसी भी चीज को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसका विकास? व्यावसायिक स्कूल का, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। ऑप्शन सी सही हो जाता है, किंडरगार्टन। तो शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉबेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था, किंडरगार्टन का विकास था। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों का बगीचा होता है किंडरगार्टन का शाब्दिक मतलब। अगला क्वेश्चन, एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन, पाठचर्या को संप्रेषित। तो विकल्प यहाँ पर हमारा बहुत ही आसान सा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों का व्यवहार परिवर्तन करना, इसलिए एक उत्तम शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करे जिससे छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन हो सके। जो वो चाह रहा है व्यवहारिक रूप में जो अच्छी चीजें होती वो वैसा परिवर्तन करना, बच्चों को समाज में रहने योग्य बनाना, ये सारी चीजें होती है एक मतलब अच्छी शिक्षा के अंतर्गत। और एक अच्छी शिक्षा एक उत्तम शिक्षक ही दे सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अब वाइगोत्स्की के बारे में अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो वाइगोत्स्की हमेशा कहते हैं कि बालक में जो
विकास होता है। तो विकल्प यहाँ पर आप डी पहले लगाइए सही, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो मुख्यतः 2 कारकों से होता है। पहला सामाजिक कारक और द्वितीय भाषा। सामाजिक कारक और द्वितीय होती है भाषा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत ये मानते हैं कि बच्चों का वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके ही सीखना संभव होता है, और भाषा का विकास भी ऐसे ही इसी कारक पर निर्भर करता है कि आपस में वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया हो। तो वाइगोत्स्की यही मानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद या ध्यान? ऑप्शन सी सही हो जाता, आमोद। मैकडोगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए। 14 प्रकार के संवेग किसके द्वारा बताए गए हैं? मैकडोगल के द्वारा। ठीक है, उसमें से एक संवेग आमोद भी है। भय है, करुणा है, आत्माभिमान है, कृतिभाव है, क्रोध है, कामुकता है, एकाकीपन है, आमोद है, घृणा है, आश्चर्य है, भूख है, वात्सल्य है, आत्महीनता है, अधिकारी। ये पूरे 14 हो गए यहाँ पर कंप्लीट। उद्दीपक, स्मृति, ध्यान ये सभी संवेग की कैटेगरी में नहीं आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? बाह्य प्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है? वेतन, प्रशंसा, जुनून या पदोन्नति? ऑप्शन सी जुनून। बाह्य प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव, आप कह सकते हैं बाह्य प्रभाव के कारण करता है। इस कार्य को करने से उसे किसी वांछनीय निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। वेतन हुआ, पदोन्नति हुआ, प्रशंसा हुआ, पुरस्कार हुआ, कंपटीशन हुआ, ये सभी बाह्य प्रेरणा के उदाहरण हैं। लेकिन जुनून हुआ, जुनून हो गया, रुचि हो गया, रुचि, जिज्ञासा, ये सभी आंतरिक प्रेरणा के उदाहरण हैं। अंदर से जब प्रेरणा होती है ना, तब ये सब निकलता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या केवल सीखने की योग्यता? ऑप्शन बी सही हो जाता है, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना आवश्यक है। योग्यता भी होनी चाहिए और साथ साथ में आपके अंदर एक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। योग्यता जो है अधिगम के लिए एक आपका बैकग्राउंड तैयार करती है, योग्यता सीखने के लिए बैकग्राउंड तैयार करती है, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन अधिगम के लिए आपको एक्टिव बनाती है, क्रियाशील बनाती है। जब तक आप क्रियाशील नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं सीख सकते, इसीलिए दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप लोग रिप्लाई करते रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वितीयक पुनर्बलन का एक उदाहरण है। द्वितीयक पुनर्बलन, आइसक्रीम, पोशाक, धन या रस? ऑप्शन सी सही हो जाता है, धन है, धन, मनी। यह द्वितीयक पुनर्बलन का एक उदाहरण है। जबकि आइसक्रीम हुआ, पोशाक हुआ, रस हुआ, ये सभी भोजन आदि ये सभी प्राथमिक पुनर्बलन के उदाहरण है। भोजन भी प्राथमिक पुनर्बलन है। प्राथमिक पुनर्बलन बालक की जैविक आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, जो प्राथमिक होते हैं वो बालक की जैविक आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं, जबकि द्वितीयक पुनर्बलन बालक के सामाजिक, नैतिक, इन सभी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। जो द्वितीयक या गौड़ पुनर्बलन है वो उद्दीपक या उत्तेजक जो वास्तव में प्रबलन नहीं होता लेकिन बार बार पुनरावृत्ति के कारण प्रबलन बन जाता है, उसे हम द्वितीयक पुनर्बलन कहते हैं। वो इंपॉर्टेंट तो नहीं होता लेकिन बार बार उसकी पुनरावृत्ति जब हो जाती है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि मतलब हाँ पुनर्बलन का, तो उसे ही हम कहते हैं द्वितीयक पुनर्बलन। बहुत ही एक जो माइन्यूट सा डिफरेंस मैंने आपको बताया, बड़ा सॉलिड ही। जो प्राथमिक पुनर्बलन होता है बालक की जैविक आवश्यकताओं को प्रभावित करता है, जो द्वितीयक होता है सामाजिक, नैतिक, इन सभी आवश्यकताओं को वो प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है? समानता है, निरंतरता, वंशानुक्रम, युयुत्सा? ऑप्शन सी
वंशानुक्रम, हेरिडिटी। जन्मजात, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होगा, तो वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। सिंपल से, अनुवांशिकता का विकास शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से होता है। शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के कारण वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और लास्ट में चलते हैं, सभी क्वेश्चन का कर लेंगे हम जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। स्टार्ट होता है सुपरफास्ट रिवीजन, तो आप लोग जल्दी से फटाफट से रिप्लाई करते रहेंगे जल्दी से, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 100% आपको स्कोर करना है, 100%। अगर अभी तक कुछ गलत हुआ तो 100% आप सुपरफास्ट रिवीजन के पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी सही हो जाता है, विलियम वुंड ने। क्वेश्चन ए, बालक की प्रथम पाठशाला है? ऑप्शन ए, परिवार। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, माता पिता पर। अगला है, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बालक विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ऑप्शन बी, किशोरावस्था। किशोर फिल इन द ब्लैंक का अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है क्या? ऑप्शन बी, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। अगला है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन सी, संवेगात्मक विकास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ऑप्शन ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को सेंटर में जब रखा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम है अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज में जब विभाजन होता है तो फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाता है, और इस तरीके से शिशु के निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, विकास की प्रक्रिया। आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को स्थिर, ऑप्शन बी, स्थिर सामाजिक, फिल इन द ब्लैंक होगा, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, 7 से 12 वर्ष तक की है। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया। ऑप्शन ए, स्कीमा। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन सी, स्तर 1। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य एनसीएफ, नेशनल, हाँ क्या है एनसीएफ का फुल फॉर्म? चलिए एनसीएफ का ही फुल फॉर्म बता दीजिए। एनसीएफ, नेशनल फ्रेमवर्क। अच्छा, सी का ही बता दीजिए क्या है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी, आरबी कैटल की तरल बुद्धि किसके तुल्य है? ऑप्शन ए, वंशानुगत कारकों के। अगला है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, फ्रायड। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगला है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन सी, घर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन बी, धीमी या तेज गति से बोलना।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का मतलब ऑप्शन सी शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन इसमें शामिल होता है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती कहे जाते हैं ऑप्शन ए पिछड़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? ऑप्शन डी कम बुद्धि रखते हैं, ये इनकी विशेषता नहीं है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो ऑप्शन सी सृजनात्मक होते हैं, ऑप्शन सी सृजनात्मक है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है ऑप्शन बी शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारधा नीति। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अधिगम के पठार का कारण नहीं, कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं? ऑप्शन डी विद्यालय का असहयोग। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन सी लक्ष्य है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन बी थॉर्नडाइक है। कक्ष का वातावरण होना चाहिए कैसा? कक्ष का वातावरण होना चाहिए कैसा? मित्रतापूर्ण, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन डी दूरवर्ती स्तर। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। अगला आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। सीखने की खेल विधि उपयोगी है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था में। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान? ऑप्शन सी किंडरगार्टन का विकास था। एक उत्तम शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अगला क्वेश्चन है बच्चे सीखते हैं ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। निम्नलिखित में से एक संवेग है? ऑप्शन सी आमोद। निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी जुनून, ये आंतरिक प्रेरणा है। प्रभावी और अगला क्वेश्चन है प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए? ऑप्शन बी योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित द्वितीयक पुनर्बलन का एक उदाहरण है? ऑप्शन सी धन है। जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल? ऑप्शन सी वंशानुक्रम है। अगर यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक भी करेंगे वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है, या आप ऐसे पूछ सकते हैं जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है और हम लोगों ने इसका साथ साथ में सुपरफास्ट रिवीजन भी देख लिया। अब आ जाते हैं लास्ट में आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, थॉर्नडाइक, पैवलोव या स्किनर? तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करेंगे और डिटेल में जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल बताया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जितना हो सके डिटेल में रिप्लाई किया करिए और सभी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करने हैं जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग पढ़ते हैं या फिर नहीं तो ये लगता है कि आप लोग मुझे बहका देते हैं और लास्ट में बोल देते हैं मैंने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। तो वहाँ पर रिप्लाई करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा हाँ आप लोग पढ़ते हैं, सीरियसली पढ़ते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई करना है और इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंचे। आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, जिम्मेदार हैं, आप लोग इतना करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 5 अपने दोस्तों में आपको शेयर करना है। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।